सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। और अगले कुछ वीडियोस में एरिस्टोटल के थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे। एरिस्टोटल इज़ एज इजी एज प्लेटो ओनली। तो आई बिलीव कि जितने भी प्लेटो के वीडियोस अभी तक हमने किए उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट एन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ एरिस्टोटल। इससे क्या होगा कि एरिस्टोटल हमारे लिए एक कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, और कॉन्टेक्स्ट में आने से हम लोग एरिस्टोटल को और बेटर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एरिस्टोटल की, तो दो तीन चीज़ों से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि एरिस्टोटल जो है वो रहता था उस समय ग्रीक सिटी स्टेट्स में, जब वहाँ पर बेसिकली ग्रीक सिटी स्टेट्स में वॉर्स हो रही थी। इन वॉर्स के कारण क्या है कि जो ये ग्रीक सिटी स्टेट्स थे एरिस्टोटल के सामने, ये बेसिकली वीकन हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे। और यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में एरिस्टोटल जो है वो चाहता था कि एक पोलिस बने, यानी कि एक ऐसी सिटी बने जिसके गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। और वो चाहता था कि ये जो पोलिस होगी, इस पोलिस में कोई आइडियल स्टेट ना हो, बल्कि एक ऐसी ह्यूमंस की कम्युनिटी हो जो बेसिकली अच्छे से रह पाए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी सबसे पहले क्रूशल है कि एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो से इसलिए अलग था क्योंकि प्लेटो ने विजुअलाइज किया एक ऐसे स्टेट को जो कि एक आइडियल स्टेट था। प्लेटो के मुताबिक सारा गेम ये चीज़ का होता था कि हमें एक लॉन्ग रन में ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है कि जहाँ पर एक फिलोसोफर किंग आए। फिलोसोफर किंग के पास जो है सोल को इंट्रोस्पेक्ट करने की एबिलिटी हो, और सोल को इंट्रोस्पेक्ट करके वो ये चीज़ इंश्योर कर पाए कि भाई लॉन्ग रन में जस्टिस और ट्रुथ की विक्ट्री हो। तो ये जो, क्योंकि प्लेटो के जो गोल्स थे ये बड़े हाइपोथेटिकल गोल्स थे। इस कॉन्टेक्स्ट में एरिस्टोटल की जब हम बात करते हैं, तो एरिस्टोटल इस प्रकार की कम्युनिटी विजुअलाइज नहीं करता था। एरिस्टोटल का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एक ऐसी ह्यूमन कम्युनिटी इस्टेब्लिश करनी है। अब ये जो पॉइंट है ये सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये दिस इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स प्लेटो फ्रॉम एरिस्टोटल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो प्लेटो जिस प्रकार से एक फिलोसोफर किंग में चाहता था कि सब कुछ आ जाए, एरिस्टोटल ऐसा नहीं चाहता था। क्योंकि एरिस्टोटल के मुताबिक एक ह्यूमन कम्युनिटी होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर वो चाह रहा था कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में जो ह्यूमंस रहते हैं उनकी वैल्यू हो। सो ये अगर आप फंडामेंटल पॉइंट स्टार्टिंग में समझते हो, तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी कि एरिस्टोटल का पूरा जो पॉलिटिकल थॉट का कंसेप्चुअलाइजेशन है वो आने वाले समय में बहुत अलग होने वाला है। क्योंकि एरिस्टोटल उस तरीके से बिलीव ही नहीं करेगा जिसको हम अगर एक वर्ड में बोलें, एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस। और एरिस्टोटल का सारा फोकस रहेगा इंक्लूजनरी पॉलिटिक्स पे। तो ये चीज़ का थॉट आपके दिमाग में पहले मोमेंट से क्लियर होना चाहिए एरिस्टोटल को जानने से। अब ये जो चीज़ एरिस्टोटल ने यहाँ पर बोली ह्यूमन कम्युनिटी की, इसी चीज़ को आप देखिए कि अर्नेस्ट बार्कर जो एक स्कॉलर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि एरिस्टोटल जो है ही वांटेड टू प्रिजर्व द आइडिया ऑफ अ मीनिंगफुल पॉलिटिकल कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है कि एरिस्टोटल वांटेड टू प्रिजर्व द आइडिया ऑफ अ मीनिंगफुल पॉलिटिकल कम्युनिटी। इसका मतलब यहाँ पर ये है, अर्नेस्ट बार्कर के मुताबिक, कि जो एरिस्टोटल है वो बेसिकली कंसर्न्ड था सिटी स्टेट्स के ब्रेकडाउन से। वो कंसर्न्ड था कि जो सिटी स्टेट्स हैं वो ब्रेक डाउन कर गए हैं। और उनके ब्रेक डाउन करने से वो कंसर्न्ड इसलिए भी था कि इसकी वजह से ह्यूमंस जो हैं एक सिटी स्टेट में, पहली बात तो हैप्पीली रह भी नहीं पा रहे। क्योंकि जब सिटी स्टेट का ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन से ह्यूमंस की साइकी भी अफेक्ट होती है। अब आप ये चीज़ को फिर समझो कि दिस इज़ वेयर अगेन एरिस्टोटल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। क्योंकि जब प्लेटो इस चीज़ की बात करता है कि भाई सोसाइटी में प्रॉब्लम है, तो वो सारा सोल्यूशन ले जाता है केवल और केवल एक फिलोसोफर किंग की ओर। क्योंकि प्लेटो के मुताबिक कुछ चुनिंदा लोग हैं सोसाइटी में जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि जो सोसाइटी में गवर्नेंस ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एरिस्टोटल की पूरी सेंट्रलिटी और सेंटर ऑफ फोकस है कि नहीं, जो ह्यूमंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं।
क्योंकि अगर एक सिटी स्टेट का कोलैप्स होगा तो उस कोलैप्स से जो ह्यूमंस उस सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमंस भी इफेक्टिवली रह नहीं पाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि एरिस्टोटल जो है उसका कंसर्न अर्नेस्ट बार्कर के मुताबिक ये था कि ह्यूमंस को हैप्पीली रहना है। और हैप्पीली रहने के लिए वो ये चाह रहा था कि हमें एक ऐसा एथिकल कोर बनाना है पॉलिटिक्स में, जो बेसिकली पहली बात तो सोसाइटी के ब्रेकडाउन को रोके। तो ये चीज़ को समझिए। इस चीज़ से आपको क्या क्लियर होता है? इस चीज़ से हमें ये क्लियर होता है कि अर्नेस्ट बार्कर के मुताबिक जो उन्होंने एनालिसिस अरिस्टोटल का किया, उनके हिसाब से अरिस्टोटल को ये इंश्योर करना है कि वो एक ऐसे सिस्टम को विजुअलाइज करे जो आगे जाकर ब्रेक डाउन ना करे। यानी कि दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पहला, कि एरिस्टोटल का फोकस है कि जो ह्यूमंस हैं उनको कहीं ना कहीं खुश और हैप्पी तरीके से रहना है। दूसरा, एरिस्टोटल के मुताबिक, अर्नेस्ट बार्कर के हिसाब से, वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहता है जो बेसिकली स्टेबल रहे, ताकि वो ब्रेक डाउन ना करे। अगर वो स्टेबल रहेगा, ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो सिस्टम जो है आगे जाकर इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगा। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर हो रही है कि अगर हम ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करें तो एरिस्टोटल की जो थिंकिंग है वो किस प्रकार से प्लेटो से अलग है, बहुत क्लियर कट तरीके से दिखती आ रही है। अब इसी चीज़ को हैना आरेंट ने भी आगे अपने एक थिंकिंग में, जब उन्होंने एरिस्टोटल को पढ़ा तो उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशन दी। हैना आरेंट ने बोला कि एरिस्टोटल जो है, ही ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट द फर्स्ट एवर आर्टिकुलेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये चीज़ उनको, उन्होंने हैना अरेंट ने जो है प्लेटो को लेकर क्यों नहीं बोली? क्योंकि हैना अरेंट के मुताबिक आज एरिस्टोटल जो बात कर रहा है, दैट टॉक इज अबाउट ह्यूमन स्पीच एंड एक्शन। जब हम हैना अरेंट पढ़ेंगे तो हैना अरेंट के टाइम पे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि हैना अरेंट का जो पूरा थॉट प्रोसेस है उसमें स्पीच एंड एक्शन इज़ वेरी क्रिटिकल। हैना अरेंट के मुताबिक कोई भी पॉलिटिक्स को डिफाइन करने के लिए स्पीच एंड एक्शन की क्रिटिकलिटी होती है। अब वो कैसे आती है, क्या नहीं आती, वो हैना अरेंट के टाइम पे देखेंगे। बट यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हैना अरेंट ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि एरिस्टोटल ने जब ह्यूमन की सेंट्रलिटी रखी पॉलिटिक्स में, और ये ह्यूमंस कोई सुपर नेचुरल ह्यूमंस नहीं थे प्लेटो की तरह जो कि बेसिकली फिलोसोफर किंग थे। ये ह्यूमंस थे जो बेसिकली कम्युनिटी के हिस्से थे। ये ह्यूमंस थे जो एक सोसाइटी में रहते थे। तो ये ह्यूमंस जो एक सोसाइटी में रहते थे, उनका आर्टिकुलेशन ऑफ पॉलिटिक्स जब एरिस्टोटल ने किया, तो वो आर्टिकुलेशन इज व्हाट हैना अरेंट इज ट्राइंग टू से कि ये पहली बार ऐसा एक आर्टिकुलेशन है जो पॉलिटिक्स में देखने को मिला। तो हैना अरेंट ने और यहाँ पर अर्नेस्ट बार्कर ने बहुत क्लियर कट तरीके से आज ये बात समझा दी हमें कि अगर हम यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज करें एरिस्टोटल को, तो एक जगह पर अर्नेस्ट बार्कर, एक जगह पर हैना अरेंट, इन दोनों ने क्या बात बोली? इन दोनों ने यही बात बोली कि भाई पहली बात, एरिस्टोटल का सोल फोकस किस पे था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। ये स्टेबिलिटी अफेक्ट कब होगी? जब सोसाइटी पे कोई प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, जो चैलेंज उसने ग्रीक सिटी स्टेट्स में देखा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर्स। और दूसरी बात, सारा फोकस एरिस्टोटल का दूसरी चीज किस पे था? दूसरी चीज इस पे था कि एरिस्टोटल ये चाहता था कि हर हालात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ ह्यूमन सेंट्रलिटी हो। तो ये जो दो पॉइंट्स यहाँ पर इन दो स्कॉलर्स के असेसमेंट से निकलते हैं, ये प्लेटो के थॉट का फाउंडेशन है। इस रीजन से आप देखने की कोशिश कीजिए कि आज भी अगर हम इस पॉइंट को अप्लाई करके देखें, तो आज जब हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अब आज देखिए ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में क्या हो रहा है कि अगर कोई मान लीजिए कम्युनिटी ग्लोबलाइजेशन के ऑनस्लॉट से अगर वीकन हो रही है, तो एरिस्टोटल के मुताबिक हमें इस कम्युनिटी के लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा।
और लोगों को एम्पावर करके ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम गुड सिटीजन्स क्रिएट करें। तो ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी थी वो सिर्फ उसी के टाइम पे रेलेवेंट है। एरिस्टोटल का आइडिया आज तक रेलेवेंट है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं और हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कल्चर को अफेक्ट कर रही है, तो उस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि एरिस्टोटल के मुताबिक सोल्यूशन ये होगा कि ह्यूमंस की सेंट्रलिटी रखिए और ह्यूमंस की सेंट्रलिटी रखकर ट्राइबल लोगों को इतना एम्पावर कीजिए कि वो ग्लोबलाइजेशन के ऑनस्लॉट से स्ट्रोंगर इमर्ज करें। पर वो पॉसिबल कब होगा? वो तभी होगा जब आप उनको गुड सिटीजन्स बनाओगे, और ये काम होता है एक स्टेट का। तो यहाँ पर फिर समझने की कोशिश कीजिए कि एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो सिर्फ स्टेबिलिटी ना लाए, बल्कि जब वो कहता है कि ह्यूमंस की सेंट्रलिटी हो, तो ह्यूमंस की सेंट्रलिटी का मतलब है कि वो स्टेट जो है गुड सिटीजन्स भी बनाए। और अगर स्टेट गुड सिटीजन्स बनाएगा तो एक चीज़ तो तय है कि ये गुड सिटीजन्स बनने से कहीं ना कहीं पूरे स्टेट के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर पहली बात तो स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एरिस्टोटल जो है अब हमारे मुताबिक तीन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। पहला, वो चाहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। दूसरा, वो चाहता है कि ह्यूमन सेंट्रलिटी हो। और ये ह्यूमन सेंट्रलिटी को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए उसने ये बात बोली कि हमें हर हालात में ये इंश्योर करना है कि गुड सिटीजन्स हों। पर ये देखिए कि यहाँ पर एरिस्टोटल अपने डिबेट को इधर ख़त्म नहीं करता। ये जो गुड सिटीजन्स हैं, इसको एक पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? सिविक एंगेजमेंट। सिविक एंगेजमेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? अब आप और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश कीजिए। एरिस्टोटल के मुताबिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब ह्यूमंस को सेंटर स्टेज के पॉलिटिक्स में रखा जाए। वो तब पॉसिबल होगा जब गुड सिटीजन्स हो। गुड सिटीजन्स का मतलब है कि उनके एक सिविक एंगेजमेंट हो। सिविक एंगेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप एक स्टेबल सिस्टम चाहते हो, तो वो स्टेबल सिस्टम तभी पॉसिबल होगा जब सोसाइटी में पार्टिसिपेशन होगी। तो अब आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही होगी कि एरिस्टोटल के मुताबिक अब अगर हम बात करें तो हमारी थिंकिंग क्या लेके जा रही है अब हमें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस है, ह्यूमन सेंट्रलिटी पे फोकस है, सिविक एंगेजमेंट पे फोकस है, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे फोकस है। तो आप धीरे धीरे क्या समझ रहे हो कि अरिस्टोटल की जो पूरी की पूरी थिंकिंग है वो देखो कैसे इवॉल्व हो रही है। वो इवॉल्व इस तरीके से हो रही है कि अब वो कह रहा है कि भाई हमें हर हालात में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करनी है, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज द की टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक होगी। तो ह्यूमंस की सेंट्रलिटी का मतलब क्या हुआ? ह्यूमंस की सेंट्रलिटी का मतलब हुआ कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज़ वेरी क्रूशल, सिविक एंगेजमेंट इज़ वेरी क्रूशल। तो एरिस्टोटल की थिंकिंग यहाँ पर बहुत क्लियर कट दिख रही है। अब ये थिंकिंग को अगर हम कंपेयर करें तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि एरिस्टोटल जो है वो हम जानते हैं कि प्लेटो का स्टूडेंट था। अब वो प्लेटो का स्टूडेंट होने के नाते आप देखिए कि अगर प्लेटो का सारा फोकस था एक आइडियल स्टेट पे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एरिस्टोटल का फोकस था यहाँ पर एक प्रैक्टिकल स्टेट पे। क्योंकि अगर प्लेटो चाहता था एक आइडियल स्टेट फिलोसोफर किंग से बने, तो प्रैक्टिकल लेवल पर एरिस्टोटल चाहता था कि सिविक एंगेजमेंट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से बने। तो आप ये क्लियर कट डिफरेंस देखिए कि स्टूडेंट और टीचर में डिफरेंस कितना है। कि अगर प्लेटो चाह रहा था कि एक फिलोसोफर किंग हो, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल स्टेट चाह रहा था वो रादर देन एक आइडियल स्टेट जिसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो। और फिलोसोफर किंग के केस में हमें ये पता है कि देर वॉज नो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। लेकिन अरिस्टोटल के पूरे कोर के अंदर क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये फर्क क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये फर्क क्लियर हो जाना चाहिए आपको। दूसरा क्या है जी यहाँ पर? अब देखिए कि जब हम बात करते हैं कि एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल क्या चाहता था? एरिस्टोटल चाहता था एक प्रैक्टिकल स्टेट। पर ये अब सवाल उठता है कि ये कैसे बनेगा? ये प्रैक्टिकल स्टेट बनेगा केवल और केवल ऑब्जर्वेशन से। और प्लेटो के मुताबिक एक प्रैक्टिकल स्टेट अगर हम देखें, अगर प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में सोचना हो,
तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा यूटोपियन थिंकिंग से। अब ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ये है कि भाई जब हम प्लेटो की बात करते हैं, तो प्लेटो चाहता था एक आइडियल स्टेट बने। आइडियल स्टेट कैसे बनेगा जी? वो बनेगा जब एक फिलोसोफर किंग आएगा। तो ये तो एक फिलोसोफर किंग लाना एक यूटोपियन आइडिया है। क्योंकि प्लेटो पहले तो कहता है कि भाई फिलोसोफर किंग होगा, और फिलोसोफर किंग फिर वो बाद में कहता है कि रिलक्टेंट रूलर होगा। अब ये कितनी आयरॉनिकल बात है कि आपका एक आइडियल स्टेट बन रहा है। उस आइडियल स्टेट में चलो एक बड़े मशक्कत के बाद एक फिलोसोफर किंग भी आ गया। पर ब्यूटी ये है कि वो फिलोसोफर किंग आने के बाद आप कह रहे हो कि वो रिलक्टेंट रूलर है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको खुद ही उस फिलोसोफर किंग के रूल में ट्रस्ट ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको भी शायद ये बात लग रही है कि मे बी वो फिलोसोफर किंग शायद काम ही ना कर पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कंपेयर करके अरिस्टोटल को देखें, तो अरिस्टोटल एक प्रैक्टिकल स्टेट की बात करता है। अरिस्टोटल बोलता है कि भाई ऑब्जर्वेशन इज द की। अरिस्टोटल बोलता है कि यदि अगर आपने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन से ही जो है आप आगे एक प्रैक्टिकल स्टेट क्रिएट कर पाओगे। पर ऑब्जर्वेशन क्या? ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बस हमें सिर्फ नज़रिया रखना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपको लोगों को समझना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना है। प्रॉब्लम्स को समझ के आपको उनके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लाने हैं। और ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और अंडरस्टैंडिंग आएगी ओनली विद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एरिस्टोटल के मुताबिक चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, खास करके एक यूटोपियन लेवल पर ऑब्जर्व करना, क्योंकि एरिस्टोटल बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें कोई ऐसा आइडियल स्टेट बनाना ही नहीं, हमें प्रैक्टिकल स्टेट बनाना है यहाँ पर। इसी रीज़न से हम ये कहते हैं कि अगर प्लेटो फोकस करता था आइडियोलॉजिकल एब्सोल्यूटिज्म पे, तो हम कहते हैं कि एरिस्टोटल फोकस करता है प्रैग्मेटिक इंस्टीट्यूशंस पे। आई बिलीव अब आपको ये थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा होगा कि अगर प्लेटो बात करता है आइडियोलॉजिकल एब्सोल्यूटिज्म, आइडियोलॉजिकल मतलब कि भाई इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू नो सर्टन ट्रुथ्स। और वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू आर अ फिलोसोफर किंग। और कार्ल पॉपर हमेशा ये बात बोलता रहा कि भाई फिलोसोफर किंग, क्योंकि सारी पावर कॉन्सेंट्रेट केवल एक आदमी में हो जाएगी। तो वो कार्ल पॉपर के मुताबिक क्या हो रहा है? वो कार्ल पॉपर के मुताबिक तो ये एब्सोल्यूटिज्म है। तो प्लेटो का पूरा बिलीफ क्या था? आइडियोलॉजिकल एब्सोल्यूटिज्म। एरिस्टोटल का बिलीव क्या था? प्रेग्मेटिक इंस्टीट्यूशंस। प्रेग्मेटिक इंस्टीट्यूशंस जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। अभी थोड़ी देर बाद एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे ये ऑब्जर्वेशन बनता है डॉक्ट्रिन ऑफ एम्पिरिसिज्म। तो ये चीज़ को समझ लीजिए। दूसरा, ऑब्जर्वेशन से अगर गेम बनेगा तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि भाई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? सिविक एंगेजमेंट। तो आप क्लियर कट तरीके से देख रहे हो कि अरिस्टोटल और प्लेटो की थ्योरी सेम टाइम स्पेस में, यानी कि प्लेटो के बाद ही अरिस्टोटल आ रहा है। लेकिन आप कंप्लीट रिवर्सल ऑफ थॉट प्रोसेस देख रहे हो कि किस तरीके से अरिस्टोटल ने पूरा का पूरा गेम ही यहाँ पर बदल दिया है। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब फिर वापस से आते हैं कार्ल पॉपर पे। तो कार्ल पॉपर क्या बोलता है? वो बोलता है कि भाई प्लेटो का तो जो पूरा फाउंडेशन था, वो फाउंडेशन कार्ल पॉपर के मुताबिक था ही केवल और केवल टोटलिटेरियनिज्म पे। लेकिन कार्ल पॉपर कहता है कि इसी कंपैरिजन में अगर हम एरिस्टोटल को देखें, तो उसका सारा फोकस था इम्पिरिकल प्रैग्मेटिज्म पे। तो देखो ये वर्ड अब फाइनली प्रयोग किसने किया? कार्ल पॉपर ने। कार्ल पॉपर कहता है कि अगर प्लेटो का पूरा फाउंडेशन टोटलिटेरियनिज्म था, क्यों? क्योंकि अब हम जानते हैं कि उसका सारा फोकस था केवल वन एंड ओनली फिलोसफर किंग। इसी कंपैरिजन में एरिस्टोटल जो है, उसका सारा फोकस क्या था? इम्पिरिकल प्रैग्मेटिज्म। इम्पिरिकल प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब हुआ? इम्पिरिकल प्रैग्मेटिज्म की मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड, सिविक एंगेजमेंट बेस्ड, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बेस्ड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेस्ड। तो कार्ल पॉपर ये कह रहे हैं कि बस एरिस्टोटल जो है, ही वॉज नॉट अ यूटोपियन।
उसको किसी प्रकार के यूटोपियनिज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कार्ल पॉपर ने ये बात बोली। तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई कार्ल पॉपर के मुताबिक एरिस्टोटल जो है वो एक और ज्यादा ग्राउंडेड रियलिटी में बिलीव करता था। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। इसी रीजन से कार्ल पॉपर कहता है कि भाई देखो, एरिस्टोटल का फोकस कोई यहाँ पर परफेक्ट सिटी स्टेट नहीं था, बल्कि उसका फोकस था कि पॉलिटिक्स एक रियल लाइफ में कैसे वर्क करती है। और क्योंकि उसका फोकस एक परफेक्ट सिटी स्टेट में नहीं था, बल्कि इसमें था कि एक पॉलिटिक्स एक रियल लाइफ में कैसे वर्क करती है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एम्पिरिकल लेवल पर प्रैग्मेटिक तरीके से काम करोगे। तो एक चीज़ तो क्लियर होती आ रही है कि अगर हम अभी इसी थॉट को आगे बढ़ाएं तो एक और स्कॉलर लियो स्ट्रॉस जो है वो यहाँ पर क्लियर कट बोल देता है कि भाई एरिस्टोटल और प्लेटो के अंदर डिफरेंस प्राइमरीली था उनके मेथड में। क्योंकि मेथड ये था कि भाई प्लेटो जो है वो एक यूटोपियन मेथड पे जा रहा था, एरिस्टोटल जो है एक प्रेग्मेटिक मेथड पे जा रहा था। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस लियोस्ट्रॉस ये कहता है कि ये है कि अगर हम एरिस्टोटल और प्लेटो को कंबाइंडली देखें तो यहाँ पर लियोस्ट्रॉस एक न्यू इनोवेशन प्रोवाइड कर रहा है जो अभी तक अर्नेस्ट बार्कर से लेकर चाहे कार्ल पॉपर हो किसी ने प्रोवाइड नहीं करी। यहाँ पर लियोस्ट्रॉस ये कह रहा है कि देखो एरिस्टोटल और प्लेटो के मेथड में चाहे फर्क हो, पर एरिस्टोटल और प्लेटो में ना एक कॉमन पॉइंट भी था। अब देखो ये कॉमन पॉइंट ना अर्नेस्ट बार्कर ने बोला, ये ना हैना अरेंट ने बोला, ये ना कार्ल पॉपर ने बोला, बट ये लियो स्ट्रॉस ने बोला। तो जितने भी अभी तक के अपन ने स्कॉलर पढ़े उनमें से मात्र लियो स्ट्रॉस एक ऐसा है जो एक न्यू पॉइंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि देखो एरिस्टोटल और प्लेटो में एक कॉमन पॉइंट भी था, और कॉमन पॉइंट ये था कि दोनों के दोनों एक मॉरल गेम खेल रहे थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बेटा आपके लिए, कि दोनों के दोनों एक मॉरल गेम खेल रहे थे। मॉरल गेम का मतलब ये हुआ कि दोनों का ऑब्जेक्टिव ये था कि गुड लाइफ हो। चाहे मेथड दोनों के अलग थे, चाहे प्लेटो के मुताबिक एक फिलोसोफर किंग ही सोसाइटी में गुड लाइफ ला सकता है, लेकिन इसी तरीके से एरिस्टोटल भी जो है वो भी तो एक प्रैग्मेटिक तरीके से आफ्टर ऑल सीख क्या कर रहा था, एक गुड लाइफ। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई कि आज की डेट में अगर हम एरिस्टोटल और प्लेटो को देखें तो चाहे उनके अंदर डिफरेंसेस बहुत हैं, वो चाहे अर्नेस्ट बार्कर भी बोल रहा हो, हैना अरेंट भी बोल रही हो, कार्ल पॉपर भी बोल रहा हो, लियो स्ट्रॉस भी बोल रहा हो। आफ्टर ऑल लियो स्ट्रॉस ने भी ये बात बोली कि मेथोडोलॉजिकली बोथ वर डिफरेंट। बट डोंट फॉरगेट कि लियो स्ट्रॉस ने इवेंचुअली ये बात बोली कि मेथोडोलॉजिकली अगर डिफरेंट भी हैं लेकिन एक कॉमन पॉइंट जो दोनों को बाइंड कर रहा है वो है कि दोनों मॉरल गुड पे फोकस कर रहे थे। मॉरल गुड का मतलब ये है कि एक गुड लाइफ कैसे जी जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर कि ठीक है, प्लेटो एरिस्टोटल में डिफरेंसेस होंगे, अप्रोचेज अलग होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक कॉमन विजन की ओर गए। इसी रीजन से हम कहते हैं कि चाहे टाइम एंड स्पेस में प्लेटो और एरिस्टोटल जो हैं वो कुछ डिफरेंसेस जरूर शो कर रहे हो, पर टाइम एंड स्पेस में वो एक जगह पर कन्वर्ज भी कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको लियो स्ट्रॉस का आर्ग्यूमेंट यूज करना है, गिविंग अर्नेस्ट मार्कर हैना अरेंट कार्ल पॉपर हियर। मैं आपको पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस इज अ स्कॉलर हैवी ऑप्शनल। सस्ते टीचर मार्केट में ना स्कॉलर पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। अभी तो ये स्कॉलर्स आप सिर्फ वेस्टर्न थॉट में पढ़ रहे हो बेटा, अभी हम जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, वहाँ पागल हो जाओगे। आईजीपी में तो इतने स्कॉलर्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आपको थोड़ा सा ये एफर्ट डालना है, बिकॉज इस ऑप्शनल में अदरवाइज चीज़ें ईजी हैं, बट यहाँ पर सारा गेम है स्कॉलर्स का। और अगर आपके आंसर्स में स्कॉलर्स नहीं हुए तो ट्रस्ट मी आपको जीरो मार्क्स देगी यूपीएससी। विद अगर आपने स्कॉलरली लेवल पर असेसमेंट करा तो आप 330 नंबर भी ला सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि मैं आपको सारे स्कॉलर्स के थ्रू पढ़ा दूँ, बट अगर आप इसको याद नहीं कर सकते तो देन इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर आप कोई सस्ते टीचर से ही पढ़ लो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये चीज़ें समझो जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड यूपीएससी कोई यहाँ पर मतलब बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई एसएससी टाइप नौकर चपड़ासियों की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही इधर, यहाँ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है यार, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो इस चीज़ को समझिए। अगर कल को यूपीएससी ये पूछता है आपसे कि भाई चाहे टाइम एंड स्पेस में
अगर मान लीजिए एरिस्टोटल और प्लेटो अलग थे बट उनको कोई ना कोई एलिमेंट्स यूनिफाई कर रहे थे, तो एक चीज क्लियर है कि वन थिंग दैट वाज यूनिफाइंग वाज दैट बोथ ऑफ देम स्ट्राइव्ड फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज अ गुड लाइफ, दैट इज द मॉरल गेम। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लियो स्ट्रॉस का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आएगा। पर लियो स्ट्रॉस को आप सिर्फ ऐसे ही ड्रॉप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अर्नेस्ट बार्कर, हैना आरेंट, कार्ल पॉपर सब यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपका आर्ग्यूमेंटेशन होगा एक एनालिटिकल लेवल पर, तभी आपको यूपीएससी नंबर देगी। तो आई बिलीव कि ये चीज़ अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड द कॉन्टेक्स्ट एंड द इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिस्टोटल। In the next video, we will now further go and see other political thoughts of Aristotle.